गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर लीनियर अलजेब्रा क्लास। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके बताया था कि आप कैसे सॉल्व करते हैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, उसका सॉल्यूशन आप बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्वेबल हो, मतलब उनका कोई सोल्यूशन निकले ही निकले। इट इज़ पॉसिबल कि आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो सॉल्वेबल ना हो, मतलब वो क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो। दो वर्ड्स हैं आपके पास, एक कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्वेबल, इनकंसिस्टेंट इज नॉट सॉल्वेबल। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर आप सोच रहे हो कि कैसा सिस्टम होता है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो, तो मैं एक आपको सिस्टम लिखती हूँ यहाँ। See, x minus y is equal to 3 and x minus y is equal to 2. This is a system of linear equation. सिंपल सिस्टम है, दो ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ठीक है। अब आप देखो, आप देख के बता सकते हो कि इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन, सॉरी इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। कैसे? आपको x और y दो नंबर है, दो रियल नंबर आपको ऐसे मिल रहे हैं जिसमें क्या है कि उनका डिफरेंस जो है वो 3 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, डिफरेंस जो है वो 2 है। इज इट पॉसिबल कि दो नंबर्स का डिफरेंस एक बार 3 हो और एक बार दूसरी बार 2 है? नहीं पॉसिबल है ना। तो ऐसा सिस्टम क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। मीन्स इस सिस्टम का जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये एग्जाम्पल मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिखाया है। अगर इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ले, मतलब एक ऐसा सिस्टम ले ले जिसमें 3-4 वेरिएबल्स हो, 3-4 इक्वेशन हो, तो आप इतना इजीली देखते उसको नहीं बता सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स डिफाइंड है जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिस्टम जो है ये हमारा सॉल्यूशन इसके पास है या नहीं है। तो पहला जो मैंने आपको केस बताया था कि कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर वो सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसके पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक केस बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। इनफाइनाइटली मेनी कैसे हो सकते हैं सॉल्यूशन? अगर मैं ऐसे लिखूं, एक दूसरा सिस्टम कंसिडर करूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें एक ही इक्वेशन है, ठीक है, एक ही इक्वेशन है। क्या इस इक्वेशन के पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है? सोचिए, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं? मैंने लिखा 5 माइनस 2 3 आता है, गुड। 6 माइनस 3 3 आता है ना। तो दो तो अभी लिख दिए मैंने। आप इस तरह से कितने भी बहुत सारे नंबर चूज कर सकते हैं जिनमें उनका डिफरेंस जो है वो 3 आ जाए। तो यू कैन से इस वाले इक्वेशन के लिए आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ये आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैंने बताने की कोशिश की है कि कैसे आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को विजुअलाइज कर पाते हो। अब हम कंसिडर करते हैं कुछ रूल्स। अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वेशन ज़्यादा हैं, तो वो कौन से रूल्स होते हैं जिनसे आप ये डिसाइड कीजिएगा कि सॉल्यूशन कितने हैं, है या नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है तो आप उसका एक मैट्रिक्स वर्जन लिखते हैं, Ax इज इक्वल टू बी, या दिस बी इज अ वेक्टर, कॉलम वेक्टर होता है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का प्रोसेस क्या था, हम ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के लिए हम इसको रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वहां से सॉल्यूशन लिखते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, तो आपको करना क्या है, आपको इस ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, इसकी भी रैंक कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब आपका इफ rank of, this is the symbol for rank, okay, rank of which matrix, A augmented B is same as rank of A, अगर ये हो जाता है तो क्या होता है, the system is consistent। अगर मैंने यहाँ नॉट इक्वल टू लगा दिया तो क्या होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट।
पहले इनकंसिस्टेंट देख लेते हैं, फिर कंसिस्टेंसी के दो केस हैं तो उसको सेकेंड स्टेप में देखते हैं। नॉट इक्वल है तो इनकंसिस्टेंट। अगर सपोज आपका ये रैंक जो है वो इक्वल हो गया रैंक ऑफ ए के, तो यहाँ से यू कैन डिक्लेयर कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स इसका सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है। अब कंसिस्टेंसी के दो पार्ट हैं, दो पॉसिबिलिटी है, यूनिक और इन्फिनाइटली मेनी। तो 2a पॉइंट में मैंने लिखा है कि अगर इफ दिस रैंक जो कि इक्वल है ना, अब इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स बोलिए या वेरिएबल्स बोलिए, आपके सिस्टम में कितने वेरिएबल्स हैं, तो आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सिस्टम का। देन यूनिक सॉल्यूशन, ओके। इफ टू बी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इफ रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, बट ये क्या है, लेस देन है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। वाई लेस देन, अगर इक्वल नहीं है तो ग्रेटर भी पॉसिबिलिटी है, बट इस केस में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स का जब आप मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं तो उसमें जो लेसर होता है रो और कॉलम में, उतनी ही पॉसिबिलिटी होती है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम रैंक के लिए, तो लेस ही होगा हर केस में। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस है अगर, तो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके। अब आपके पास क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये आपके केसेस हैं, मैं आपको हाईलाइट करती हूँ। कंसिस्टेंसी के भी दो पार्ट होते हैं, कौन से, यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से एक्सप्लेन करती हूँ। कंसिस्टेंट जब होता है सिस्टम, इसका एक केस प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। एक 3x3 की मैट्रिक्स बनी थी हमारी, कंसिस्टेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और उसके लिए हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था। मैं ट्राई करती हूँ आपको एक ऐसा सिस्टम सॉल्व करूँ जो कि इनकंसिस्टेंट हो। बाकी अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आपको सारे तरह के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैं ट्राई करती हूँ आपको एक सॉल्यूशन क्वेश्चन लिखने का। क्वेश्चन क्या होगा, हो सकता है आपका, वो देख लेते हैं। लेट मी यूज़ माय फोन ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूं जो कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, ओके। सो दिस इज 2x प्लस 6y प्लस 11 is equal to 0. Then 6x plus 20y minus 6z plus 3 is equal to 0. Then 6y minus 18z plus 1 is equal to 0. This is your question. You have to check whether the system is consistent or not consistent, और जो भी है उसके लिए फर्दर आपको सोल्यूशन इवेलुएट करना है। इफ़ कंसिस्टेंट नहीं है तो नहीं आएगा सोल्यूशन ऑब्वियसली, ठीक है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हियर यू कैन सी जो राइट हैंड साइड वाले वेक्टर में हमारा होता है नंबर लाइक 11, 3, 1, ये सब लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आपका मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, 2, 6, 0, बिकॉज z का कोफिशिएंट 0 है यहाँ, 6, 20 माइनस 6, देन 6 माइनस 18, सॉरी ये z का कोफिशिएंट है, वो y का है, तो यहाँ पर इट शुड बी 0। सो ये क्या हो गया, 0, 6 माइनस 18, देन आपके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x, y एंड z। उसके बाद आपका राइट हैंड साइड वेक्टर बनेगा तो वो इस तरफ जाएगा, -11, then -3 and then -1. This is your matrix equation, ठीक है।
What is your augmented matrix then? Check. Augmented matrix. Augmented matrix is, क्या है आपकी augmented matrix? Let me write it here. 2 6 0 6 20 minus 6 0 6 minus 18, यहाँ तक आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया ए, और इसके बाद हम ऐड कर देंगे -11 -3 एंड -1 को. सो नाउ ये क्या हो गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. आवर नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी एंड द रैंक ऑफ ए. यहाँ मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी. आप रैंक ऑफ ए सेपरेटली नहीं कैलकुलेट कीजिए, आप रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए. उससे क्या होगा, आप इस पूरी मैट्रिक्स को इसके रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अगर ये पूरी मैट्रिक्स एक्लेन बन रही है तो ये तो बन ही रही है ना ऑटोमेटिकली, तो आप ए का भी रैंक वही से डिक्लेयर कर देंगे. तो आपका कैलकुलेशन में एक बार ही आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी. ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सेकेंड रो में चेंज लाते हैं R2 माइनस 3 टाइम्स R1. थर्ड रो में तो कोई चेंज लाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास 0 है. सो योर फर्स्ट रो इज 2 6 0, देन दिस इज -11 एज इट इज. सेकेंड रो में 6 माइनस 3 इंटू 2 6 विच इज 0. अब यहाँ पे 20 माइनस 18 तो क्या हो जाएगा 2, -6 -0 तो -6 -3 एंड दिस इज -3, उसके बाद -3 इंटू -11 ऐसा होता है ना, तो -3 प्लस 33 विच इज 30. देन ये आपका 0 6 -18 -1. अब हमने इसको पिवट एलिमेंट में कन्वर्ट कर लिया. आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस एज 0. सो कैलकुलेशन किस पे होगा, थर्ड रो पे. थर्ड रो -3 टाइम्स सेकेंड रो. तो आपका फर्स्ट रो क्या हो गया 2 6 0, दिस इज -11, देन दिस इज 0 2 -6 30, then this is 0 6 minus 6 0, then this is -18 -6 into -3 तो -18 plus 18 0, एंड ये कितना आ गया आपका -1 -3 into 30, तो आपका ये 3 3 जा 90 -91. You can see this A augmented B matrix is now in its echelon form. अब हम यहाँ से इस मैट्रिक्स का रैंक डिसाइड करते हैं. रैंक कैसे डिसाइड करने के लिए मैंने बताया आपको, यू हैव टू चेक फॉर द नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स. दिस इज द फर्स्ट पिवट, दिस इज द सेकेंड पिवट एंड दिस इज द थर्ड पिवट. आपको इस पूरी मैट्रिक्स को एक ही मैट्रिक्स कंसिडर करना है ना. ओके, सो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या हो गया आपका 3. ठीक है, अब आपको रैंक ऑफ ए देखना है. रैंक ऑफ ए के लिए आप अपने माइंड में इतनी ही मैट्रिक्स को रखिए, क्योंकि प्रोसेस तो सेम होगा ना अगर आप यहाँ से सिर्फ इसी मैट्रिक्स को कंसिडर करते हो तो. इसके लिए दिस इज योर फर्स्ट पिवट, दिस इज द सेकेंड पिवट एंड दैट इज ऑल. सो रैंक ऑफ ए क्या हो, ए मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया यहाँ पर 2. You can clearly see here the number 2 is not equal to 3. So rank of A augmented B is not equal to rank of A, since rank of A is not equal to rank of A augmented B, therefore inconsistent system. ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल ऐसा चूज किया था ताकि मैं आपको ये विजुअलाइज करा पाऊँ कि वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं. सॉल्यूशन होते ही नहीं, मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम आपको कैसे आता है. ठीक है, आज की क्लास में इतना ही. मैं अपने फर्दर लेक्चर्स में आपको बताऊंगी कि अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसके पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो वो कैसा दिखता है, और वो जो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं उसको हम लिखते कैसे हैं. इस टॉपिक से, इस लेक्चर से अगर कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर द क्लास स्टूडेंट्स.
हैव अ नाइस डे।